इस वीडियो में हम जानेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में संपूर्ण जानकारी एवं महत्वपूर्ण बिंदु। साथ ही साथ मौर्य साम्राज्य से पूछे गए यूपीपीएससी आरओ एवं अन्य परीक्षाओं में पूछे गए प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य जो कि 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा। मौर्य साम्राज्य की नींव चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा रखी गई थी, जिन्होंने 324 बीसी में नंद वंश को समाप्त किया था। पुराणों के अनुसार मौर्य वंश को शासक 137 वर्षों तक रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य की वंशावली और जाति के बारे में अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग वर्णन मिलता है। तो बात की जाए मुद्रा राक्षस की, तो मुद्रा राक्षस में उसे निम्न जाति का बताया गया है। वहीं विष्णु पुराण के टीकाकार धुंडी राजा के अनुसार चंद्रगुप्त नंद वंश का था, जो नंद राजा एवं मुरा शिकारी की बेटी की संतान था। मुरा का पुत्र होने के कारण वह चंद्रगुप्त मौर्य कहलाया, जो वंशवाद का प्रतीक बन गया। वहीं जैन लेखक हेमचंद की बात की जाए तो जैन लेखक हेमचंद द्वारा 12वीं शताब्दी में लिखित पुस्तक में चंद्रगुप्त को मोर पकड़ने वाले कबीले के प्रमुख पोते के रूप में वर्णन मिलता है। नेक्स्ट विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया है। वहीं ग्रीक लेखों से हमें पता चलता है कि भारत में सिकंदर के जाने के तुरंत बाद सैंड्रोकोट्स ने एक नए राजवंश की स्थापना की और उसने विशाल क्षेत्रों को जीतकर अपना साम्राज्य का विस्तार किया। इसके अलावा सूत्रों में चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर के बीच एक संधि का भी उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है बिंदुसार। तो बिंदुसार चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बिंदुसार था, जिसने 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व के बीच शासन किया। महाभाष्य में अमित्रघट शत्रुओं का नाश करने वाले को चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी के रूप में बताया गया है। दूसरी ओर वहीं यूनानी लेखों जैसे एथनोयस और स्ट्रैबो में वह अमित्रोखट्स या एलिट्रोहोट्स के रूप में उल्लेखित है। ये नाम संभवतः शाही शीर्षक थे, जो उसकी सैन्य क्षमता के बारे में जानकारी देते थे। बिंदुसार को अपनी विरासत में मिले साम्राज्य को अक्षुण्ण रखने का श्रेय जाता है। तो ये थी बात बिंदुसार के बारे में। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अशोक। तो अशोक की बात की जाए तो 1837 में जेम्स प्रिंसप ने एक ब्राह्मी लिपि में लिखित शिलालेख में देवनम प्रिय पियादासी देवताओं का प्रिय नामक राजा के उल्लेख की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अलावा महावंश के अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया कि इस ग्रंथ में अशोक का उल्लेख है। अशोक की बात की जाए तो 273 बीसीई में बिफोर कॉमन एरा में बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात अशोक को उत्तराधिकारी बनाया गया। अशोकावदान के अनुसार जब अशोक पैदा हुआ तो उसकी मां सुभद्रांगी ने कहा, मैं शोक रहित हूं, और इसी तरह उसका नाम अशोक, जो दुख से रहित हो, रखा गया। अपने पिता के शासनकाल के दौरान उसे तक्षशिला और उज्जैन के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया था। यह माना जाता है कि वह युवराज नहीं था तथा सिंहासन के लिए उसने अपने भाइयों की हत्या की थी। 260 बीसीई में उग्र अभियान के परिणाम स्वरूप अशोक ने कलिंग को अपने नियंत्रण में कर लिया था। कलिंग की बात की जाए तो कलिंग रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। यह वन संसाधनों में समृद्ध था और पूर्वी तट के माध्यम से प्रायद्वीप के साथ मौर्य व्यापार मार्ग पर भी था। तो कलिंग की रणनीतिक रूप से बहुत महत्ता थी। वहीं कहा जाता है कि जो सैन्य अभियान था वो बहुत ही विनाशकारी था, जिसमें हजारों लोग मारे गए और कई कैद कर लिए गए। यह कहा जाता है कि बड़े पैमाने पर विनाश ने राजा अशोक को पश्चाताप से भर दिया था। हालांकि शिलालेख 13 में अशोक ने लिखा है कि जब एक अजेय क्षेत्र को जीत लिया जाता है तो ऐसी मृत्यु और विनाश अवश्यंभावी है, यानी कि होना स्वाभाविक है। वही अगर बात की जाए नेक्स्ट शिलालेख 12 की, तो अशोक के दीर्घ शिलालेख 12 में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय बताए गए हैं। नेक्स्ट अशोक के दूसरे एवं 13वें शिलालेख में संगम राज्यों की भी सूचना मिलती है। अशोक की साम्राज्य सीमा का पता उसके शिलालेखों के प्रसार से लगाया जा सकता है। उनके वितरण से हम जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य से ने उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान में कांधार तक विस्तार किया। पूर्वी सीमा में यह उड़ीसा तक फैला था।
अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का तेजी से पतन हुआ। पुराणों में बाद के मौर्य शासकों के नामों का उल्लेख है और यह स्पष्ट करते हैं कि उनके शासनकाल की अवधि अपेक्षाकृत बहुत ही कम थी। वहीं बात की जाए तो मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य राजवंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसे 187 बीसी में उसी के सैन्य कमांडर पुष्यमित्र ने मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट बात की जाए मौर्य साम्राज्य में अर्थव्यवस्था की, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय से शहरीकरण में वृद्धि के साथ साथ कृषि का निरंतर विकास हुआ। तकनीकी रूप की बात की जाए तो तकनीकी रूप से मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत पायदान पर थी। अर्थशास्त्र में लोहे से बने विभिन्न उपकरणों के बारे में उल्लेख है। लोहा कृषि यंत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण धातु था तथा उत्पादन में वृद्धि का साम्राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का एक महत्वपूर्ण आधार था। वहीं अगर बात की जाए अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि कृषि योग्य भूमि का निर्माण कर इसे विकसित करने हेतु उस क्षेत्र में शूद्रों को बसाना चाहिए। धान की खेती के लिए गहन श्रम की जरूरत होती थी और इसे युद्ध बंदियों से पूरा कराना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि कलिंग युद्ध के बाद बंदी बनाए गए 1,50,000 नागरिकों को गहन श्रम वाले कृषि कार्य में इस्तेमाल किया गया था। तो इस प्रकार लोहा और जनशक्ति जैसे दो कारकों पर नियंत्रण ने मौर्य काल को एक मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव रखी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं व्यापार और वाणिज्य मौर्य काल में। मगध राज्य में निम्नलिखित दो बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता था। क्या क्या है वो दो बातें? पहली है व्यापार और वाणिज्य का विस्तार, दूसरी है नए शहरों और बाजारों की स्थापना। वाणिज्य और व्यापार के विस्तार ने मौर्य को अपने संसाधनों और राजस्व को बढ़ाने में सक्षम बनाया। मौर्य राज्य सुरक्षा और शांति प्रदान करने में सक्षम था और इसलिए व्यापार मार्ग और व्यापार अधिक सुरक्षित हो गए थे। वहीं बात की जाए अन्य कारकों की, जैसे मौर्य राजाओं द्वारा यूनानियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, तो उन मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना करके बिंदुसार और अशोक ने व्यापार संबंधों में काफी सुधार किया। मौर्य काल के दौरान कुशल कारीगर एक संघ का प्रमुख हिस्सा थे। इसमें जाने माने कारीगर, धातुविद, बढ़ई, कुम्हार, चमड़े के काम करने वाले, रंगकर्मी, कपड़ा बनाने वाले शामिल थे। मौर्य राज व्यापार के संगठन को उन्नत व विकसित बनाने के प्रति काफी सजग था। तो ये थी बात व्यापार और वाणिज्य के बारे में। नेक्स्ट है डिस्कस करेंगे हम अर्थशास्त्र और सप्तांग सिद्धांत, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो कौटिल्य जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी, कौटिल्य ने राज्य को समझने के लिए सप्तांग सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत की। सप्तांग सिद्धांत के जो 7 तत्व हैं उनको हम डिटेल से समझते हैं। ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले है स्वामी, उसके बाद है अमात्य, फिर जनपद, फिर फोर्थ है दुर्ग, फिफ्थ है कोश, फिर दंड और मित्र। तो ये 7 तत्व हैं। तो अगर बात की जाए स्वामी, पहला अर्थशास्त्र का सप्तांग सिद्धांत का तत्व, तो स्वामी अर्थशास्त्र द्वारा राजशाही को आदेश माना गया है तथा इसके सभी निर्देश राजा को संबंधित किए गए। कौटिल्य के अनुसार राजा का भाग्य उसकी जनता के साथ निकटता से जुड़ा था। यदि राजा ऊर्जावान होगा तो उसकी प्रजा भी ऊर्जावान होगी। इसके विपरीत वहीं अगर वह आलसी है तो उसकी जनता परम आलसी होगी और समाज पर बोझ होगी। सेकंड बात की जाए अमात्य की, अमात्य एक व्यापक शब्द है जिसमें सभी राज्य के उच्च पदस्थ अधिकारी, परामर्शदाता और विभिन्न विभागों के कार्यकारी प्रमुख शामिल थे। नेक्स्ट है जनपद। जनपद साम्राज्य के मान्यता प्राप्त साम्राज्य के मान्यता प्राप्त सीमा क्षेत्र को जनपद कहा जाता था। जनपद राजा के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत था। नेक्स्ट है दुर्ग। दुर्ग इसे किला भी कहा जाता था। इसका साम्राज्य की सीमा क्षेत्र को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण स्थान था। दुश्मनों के हमले से राज्य की रक्षा एवं राज्य के प्रमुख आर्थिक और प्रशासनिक केंद्रों का दुर्ग में स्थित होना महत्वपूर्ण था। कौटिल्य ने लिखा है कि दुर्ग का निर्माण मिट्टी की ईंट और पत्थर से किया जाता था। दुर्ग के अंदर आवश्यक वस्तुओं का सुरक्षित भंडारण किया जाता था। नेक्स्ट है दंड।
दंड की बात की जाए तो न्याय स्थापित करने में प्रयुक्त बल को ही दंड कहते हैं। मौर्य साम्राज्य में न्यायालय मुख्यतः दो प्रकार के थे, धर्मस्थी तथा कंटक सदन, जिसे फौजदारी न्यायालय कहते थे। अशोक के शिलालेखों में राज्य की न्यायिक जिम्मेदारी शहर के महामात्यों के पास थी। स्तंभ शिलालेख में अशोक ने समान न्यायिक प्रक्रिया शुरू करने का उल्लेख किया है। इसका मतलब यह है कि उसने दंड में जाति भेद को समाप्त करते हुए एक समान नियम कानून स्थापित किया था। नेक्स्ट बात की जाए मित्र की, तो राज्य के राजनीतिक सहयोगियों को मित्र कहा जाता है। कौटिल्य ने विभिन्न नीतियों और रणनीतियों को सूचीबद्ध किया जिसे राजा की परिस्थितियों के अनुसार अपना सकता था। जैसे यदि दुश्मन शक्तिशाली है तो शांति संधि, कमजोर है तो विग्रह शत्रुता। अशोक ने व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तर पश्चिम में हेलेनिस्टिक राज्यों में मिशन भेजे। इनमें सबसे प्रमुख था सेल्यूकस के साथ मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के तहत हस्ताक्षरित संधि आदि। नेक्स्ट अगर बात की जाए प्रशासन की, तो मौर्य साम्राज्य एक विशाल क्षेत्रीय इकाई थी। इसे अच्छी तरह से संचालित करने के लिए प्रशासन के विभिन्न स्तरों की आवश्यकता थी। मौर्य प्रशासन के विवरण निम्नवत हैं। पहला है केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में बात की जाए राजा की, तो अर्थशास्त्र में राजा को प्रशासन का मुख्य केंद्र माना गया है। उनके पास मंत्रियों को नियुक्त करने का या हटाने की शक्ति थी। राजा का काम राजकोष की रक्षा, प्रजा की सुरक्षा करना, लोगों के कल्याण व देखभाल कर अपराधियों को दंडित करना था। अर्थशास्त्र के अनुसार यदि शास्त्रीय निर्देश राजा के निर्णय से भिन्न है तो राजा का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए मंत्रिपरिषद की, तो अर्थशास्त्र एवं अशोक के ग्रंथों में भी मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। अर्थशास्त्र में उल्लेख किया गया है कि राज्य मंत्रियों की सहायता के बिना कार्य नहीं कर सकता था। शिलालेख 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद का मुख्य कार्य परिषद के विभिन्न श्रेणियों द्वारा प्रशासनिक कार्य अच्छी तरह से कराना था। वहीं शिलालेख 6 की बात की जाए तो शिलालेख 6 में उल्लेख किया गया है कि मंत्रिपरिषद राजा की अनुपस्थिति में उनकी नीति पर चर्चा कर सकते थे एवं संशोधन का सुझाव दे सकते थे तथा राजा द्वारा परिषद के लिए छोड़े गए महत्वपूर्ण मामले पर अपनी राय दे सकते थे। नेक्स्ट है शहर प्रशासन की बात की जाए तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के संबंध में नगर प्रशासन के कई संदर्भ प्रस्तुत किए हैं। उनके ग्रंथों में नगर परिषद को 6 उप परिषदों या समितियों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। वहीं अगर पहली समिति की बात की जाए तो पहली समिति या उद्योग और शिल्प की देखभाल करती थी। यह समिति इन केंद्रों का निरीक्षण करती थी तथा मजदूरी वेतन तय करने संबंधी कार्य भी करती थी। वहीं दूसरी समिति की बात की जाए, यह समिति विदेशियों की देखभाल करती थी। यह समिति विदेशियों के रहने, भोजन, आराम और सुरक्षा की व्यवस्था करती थी। तीसरी समिति जिसमें जन्म और मृत्यु का पंजीकरण का कार्य समिति की जिम्मेदारी थी। चौथी समिति की बात की जाए तो यह समिति व्यापार और वाणिज्य की देखभाल करती थी। वहीं पांचवी समिति जो कि निर्मित वस्तु का निरीक्षण, उनकी बिक्री तथा प्रावधान तथा नए और पुराने सामान की गुणवत्ता व कीमत निर्धारण आदि कार्य भी समिति के जिम्मे था। छठी समिति यह बेची गई वस्तुओं पर कर एकत्र करती थी जिसकी दर 1/10 होती थी। अर्थशास्त्र में ऐसी किसी भी समितियों का उल्लेख नहीं किया गया किंतु वर्णित कार्यों का उल्लेख किया गया है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जिला और ग्राम स्तरीय प्रशासन के बारे में। तो अर्थशास्त्र के अनुसार प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। कुछ गांवों को मिलाकर एक जिला तथा कई जिलों को मिलाकर प्रांत बनाया गया था। प्रत्येक जिले में इसकी सीमाओं, पंजीकरण, भूमि के रिकॉर्ड तथा जनसंख्या की जनगणना और पशुधन के रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए एक लेखाकार होता था। ग्राम स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य ग्राम प्रधान का था जो जिला लेखाकार और कर संग्राहक के प्रति जवाबदेह था। जिला स्तर पर प्रशासन चलाने के लिए सूचीबद्ध अधिकारी होते थे जो प्रदेशिका, राजुका और युक्त कहलाते थे। गांव में अधिकारी के रूप में नियुक्त स्थानीय लोगों को ग्रामिका कहा जाता था। गोप और स्थानिका 2 प्रकार के अधिकारी थे जो जिला और ग्राम स्तर की प्रशासनिक इकाइयों के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करते थे। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं मौर्य काल में भारतीय समाज। मेगास्थनीज और बाद के यूनानी लेखकों ने मौर्य काल में भारतीय समाज का वर्णन 7 अलग समूहों जिसमें कि दार्शनिक, कृषकों, शिकारियों और चरवाहों,
कारीगरों और व्यापारियों, सैनिकों, अपेक्षक, जासूस एवं राजा के परामर्शदाता के रूप में किया गया है। मेगास्थनीज ने यह नोट किया कि इन समूहों के व्यवसाय वंशानुगत प्रकृति के थे। समूहों के बीच अंतर विवाह की अनुमति नहीं थी। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में उच्च स्तरीय सामाजिक स्थिति के लोग थे जिन्हें दार्शनिक कहा जाता था। स्ट्रेबो ने उन्हें आगे दो समूहों में बांटा, ब्राह्मण और श्रमण। इनका काम भविष्यवाणी करना था तथा ये सार्वजनिक लाभार्थी के रूप में जाने जाते थे। ये तपस्वी समूहों और संप्रदाय की एक श्रृंखला गए थे जिनमें बौद्ध, जैन, आजीवक आदि शामिल थे। वहीं दूसरी श्रेणी की बात की जाए तो दूसरी श्रेणी के बारे में मेगास्थनीज लिखते हैं कि जो कि खेती करने वालों का समूह में सबसे बड़ा था। जाहिर है कि आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कृषि कार्य में लगा हुआ था। तीसरी श्रेणी शिकारी और चरवाहों की थी। मेगास्थनीज के अनुसार ये लोग कृषि वस्तुओं के बाहर रहते थे। चौथा समूह गैर कृषि गतिविधियों, कारीगरों और व्यापारियों से संबंधित है। वहीं पांचवा समूह यूनानियों द्वारा यह इसमें नोट किया गया कि पांचवा समूह सैनिकों का दूसरा सबसे बड़ा समूह था। मौर्यों के पास एक बड़ी सेना थी। विभिन्न स्रोतों से इनके आकार और प्रकार के बारे में अलग अलग जानकारी उपलब्ध है। छठा समूह जासूस या निरीक्षक का होता था। ग्रीक लेखकों के अनुसार ये सबसे भरोसेमंद व्यक्ति होते थे और यह कभी झूठ नहीं बोलते थे। अंतिम समूह राजा का परामर्शदाता होता था। यह समूह संख्या में सबसे छोटा होता था। इसमें सेना के जनरलों, राजस्व प्रमुखों आदि सहित विभिन्न क्षेत्र के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारियों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका के बारे में। तो मेगास्थनीज के बारे में पहले बात की जाए तो मेगास्थनीज मूल रूप से आर्कोशिया के गवर्नर, जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान का कांधार का पार्ट है, सिविलियोस के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का प्रतिनिधि था। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच हुई संधि के बाद मेगास्थनीज को सेल्यूकस के दूत के रूप में भेजा गया था। भारत में अपनी यात्रा और अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। यह ग्रंथ गुम हो गया। इस पुस्तक के बचे हुए कुछ अंश जो हेलेनिस्टिक दुनिया से संबंधित हैं। मेगास्थनीज ने भारत में जो कुछ भी देखा, जैसे इसका आकार प्रकार, नदियाँ, मिट्टी, जलवायु, पौधे, जानवर, कृषि उपज इत्यादि, इन सभी का वर्णन मेगास्थनीज ने अपनी लिखित पुस्तक इंडिका में किया है। तो ये थी कंप्लीट जानकारी मौर्य साम्राज्य के बारे में। अब हम मौर्य साम्राज्य से जुड़े हुए सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। ऑप्शन है कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा या समुद्रगुप्त द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। और चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है और भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से बड़ा था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना राजवंश है। तो हिंदी के ऑप्शंस में बताना है। ऑप्शन है गुप्त, मौर्य, वर्धन या कुषाण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मौर्य। तो दिए गए ऑप्शंस में मौर्य राजवंश सबसे प्राचीन है। इसका समय 321 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 4, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। ऑप्शन है भास, शूद्रक, विशाखदत्त या अश्वघोष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विशाखदत्त। तो विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना मिलती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। ऑप्शन नंबर सी, विशाखदत्त इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोट्स कहा गया था। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा सैंड्रोकोट्स कहा था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है,
सैंडो कोर्ट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। विलियम जोन्स, वी स्मिथ, आर के मुखर्जी या डी आर भंडारकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंडो कोर्ट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। वहीं एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोर्ट्स के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सैंड्रोकोर्ट्स और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। ऑप्शन नंबर ए, विलियम जोन्स इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सैंड्रोकोर्ट्स और सिकंदर की महान भेंट का उल्लेख किया? जैसा कि जस्ट अभी इसके पहले हमने डिस्कस किया था, जस्टिन ने सैंड्रोकोर्ट्स और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के या राजा जनक के। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के। तो कौटिल्य जो कि इतिहास में विष्णुगुप्त तथा चाणक्य इन दो नामों से भी विख्यात थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य का भारत में सम्राट बने तो कौटिल्य प्रधानमंत्री, महामंत्री तथा प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुए। उन्होंने राजनीति शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन हैं अजय, चाणक्य, विष्णुगुप्त या देवगुप्त। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विष्णुगुप्त। चाणक्य अपने बचपन में विष्णुगुप्त नाम से जाने जाते थे। अगला प्रश्न, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था, अभी जैसा कि हमने देखा क्वेश्चन नंबर 9 में। अगला प्रश्न है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन है आर्थिक संबंध, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति, धन संचय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर बात की जाए अर्थशास्त्र की, तो कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत हैं जो विदेश नीति की व्याख्या करते हैं। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था डिटेल में, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है। वहीं अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन की एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी उल्लिखित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, आत्मकथा, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 11 में हमने डिटेल में डिस्कस किया, कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो कि शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग कौन सा था? ऑप्शन है जनपद, दुर्ग, मित्र या कोश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मित्र राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शंस हैं आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियां, धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक नीतियां। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसमें मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? 3 कथन दिए गए हैं, आपको बताने इनमें से कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन है, न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। सेकंड स्टेटमेंट है, स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। तीसरा स्टेटमेंट है, कथन है ये, यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। आपको बताना है कथनों में कौन से सही हैं। तो इन दिए कथनों में कथन नंबर 1 सही है, कथन नंबर 2 सही है। तो अर्थशास्त्र के तीसरे अधिकरण के 65वें प्रकरण में दास कल्प अध्याय है। इसके अनुसार न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को दास बनाया जा सकता है। स्त्री दास को अपने मालिक से संसर्ग से संतान होने पर स्त्री और बच्चा दोनों को दासता से मुक्त हो जाने का प्रावधान था। तो ये भी सही। और परंतु बालक को पिता के पुत्र होने का कानूनी हक नहीं मिलता था। तो कथन नंबर
3 गलत है। तो ऑप्शन नंबर कथन नंबर 1 कथन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है, केवल 1 और केवल 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? ऑप्शंस हैं कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र या तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र का एक ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या कनिष्क। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। तो स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डिमेकस या डायमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राज्यसभा में भेजा था। यह मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन है बुद्ध घोष की संबंध पासादिका या कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पाणिनि की अष्टाध्यायी या पतंजलि का महाभाष्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध घोष की समंत पासादिका। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने जब अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, तो इसका उल्लेख बुद्ध घोष की समंत पासादिका मिलता है। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक अवंती, जिसे उज्जैनी भी कहा जाता है, उसका उपराजा था। बुद्ध काल में अवंती महाजनपद भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह महाजनपद मालवा क्षेत्र में स्थित था। इसके 2 भाग थे, उत्तरी अवंती तो बात की जाए इसकी राजधानी उज्जैनी, वहीं अगर बात की जाए दक्षिणी अवंती, इसकी राजधानी माहिष्मति थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किससे बना था? ऑप्शन है ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या मिट्टी का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी। बिहार में पाटलिपुत्र या पटना में स्थित बुलंदीबाग एवं कुम्भहार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष मिले हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है वैशाली, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु या श्रावस्ती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, बुलंदीबाग प्राचीन स्थल था। ऑप्शन हैं कपिलवस्तु का या पाटलिपुत्र का, श्रावस्ती का या वाराणसी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बुलंदीबाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या कुणाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। इसलिए ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय के बारे में इस तरह जानकारी नहीं है एवं इतिहास ने उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया था। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। तो इस वजह से इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीता? ऑप्शन है हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र ने पहली बार जीता। अगला प्रश्न है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। ऑप्शन है कलिंग शिलालेख, अशोक का गिरनार शिलालेख, रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख या अशोक का सोपारा शिलालेख। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख। और 150 ईस्वी के रुद्रदमन के जूनागढ़ शिलालेख में आनर्त और सौराष्ट्र, जो कि गुजरात में स्थित है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था।
तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 24 में डिस्कस किया, रुद्र दमन के जूनागढ़ शिलाभिलेख से। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार या चंद्रगुप्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था। तो ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? 317 ईसा पूर्व, 315 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व या 300 ईसा पूर्व। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, जैसा कि डिस्कस किया, 305 ईसा पूर्व इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट आपको बताना है कि ये दिया गया मानचित्र किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं, कनिष्क से उसकी मृत्यु के समय, समुद्रगुप्त से उसकी दक्षिण भारत अभियान के उपरांत, या अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय, या हर्ष के राज्यारोहण के अवसर पर थानेश्वर के साम्राज्य से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न की अगर बात की जाए तो इस जो मानचित्र यहाँ पे दिखाया गया है, तो उक्त मानचित्र अशोक के साम्राज्य को दर्शाता है। अशोक के शिलालेखों एवं बात की जाए स्तंभ लेखों से, तो अशोक के साम्राज्य की सही जानकारी प्राप्त होती है। आसाम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। तो ये दिया गया मानचित्र अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? ऑप्शन है अशोक, अकबर, रणजीत सिंह या शिवाजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अशोक। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर एक ऐसे व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया इसका पालन आसानी से सब कर सके। अशोक का धर्म सदाचार का धर्म था। ये ऐसे नैतिक नियम थे जिनका संप्रदाय विशेष से कोई संबंध नहीं था और जो मानवता के कल्याण के लिए घोषित किए गए थे। सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा इसके त्रिविध आधार थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन है अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या कलिंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में स्थित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से यह स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। तो श्रीलंका इस प्रश्न का सही उत्तर है। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अगला प्रश्न है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन है तृतीय मुख्य शिलालेख, द्वितीय मुख्य शिलालेख, नवा मुख्य शिलालेख या प्रथम स्तंभ अभिलेख। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय मुख्य शिलालेख। तो अगर अशोक के अभिलेखों की बात की जाए तो अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: शिलालेख, स्तंभ लेख एवं गुहालेख। कौन कौन से हैं ये? शिलालेख, स्तंभ लेख एवं गुहालेख। अशोक के द्वितीय शिलालेख में चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 32, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था? ऑप्शन है अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, भगवान महावीर ने या धन्वंतरी ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने। अशोक ने भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि विभाग निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है? ऑप्शन है तीर्थ यात्रा, मोक्ष में विश्वास, देवनाम प्रिय की उपाधि या पशु चिकित्सालय खोले। इस प्रश्न का अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, देवनाम प्रिय की उपाधि। तो अशोक 272 ईसा पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठा एवं
269 ईसा पूर्व के लगभग उसका राज्याभिषेक हुआ। उसके अभिलेखों में हर जगह उसे देवनम प्रिय, देवों के प्रिय कहा गया है, जिसका अर्थ है देवताओं के प्रिय, दिखने में सुंदर। इससे उसकी हिंदू धर्म में आस्था के पूर्ण संकेत मिलते हैं। तो देवनम प्रिय की उपाधि इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? अशोक के अभिलेख, दीपवंश, महावंश या दिव्यदान? तो आपको यहाँ पर बताना है किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर दीपवंश और महावंश। तो दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन है मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर या राजगृह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? तो अब बताना है कि इनमें से कौन शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार और दशरथ। तो यहाँ पर बात की जाए तो अशोक एवं दशरथ, अशोक एवं दशरथ मौर्य शासक के बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो मौर्य शासक अशोक और उसका पौत्र दशरथ इस प्रश्न का सही उत्तर है। दशरथ भी अशोक की तरह देवनम प्रिय की उपाधि धारण करता था। 2 and 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, रज्जुक थे? ऑप्शन है चोल राज्य में व्यापारी, मौर्य शासन में अधिकारी या गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग या शक सेना में अधिकारी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मौर्य शासन में अधिकारी। अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी को उल्लेख मिलता है। अपने चौथे स्तंभ लेख में अशोक रज्जुकों में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्री के हाथों में बच्चे को सौंपकर आश्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारियों जैसी थी। से राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्र में अधिकार प्राप्त थे। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थवाह किसे कहते थे? ऑप्शन है दलालों को, व्यापारियों के काफिले को, महाजनों को या तीर्थयात्रियों को। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, व्यापारियों के काफिलों को मौर्य काल में सातवाह की संज्ञा दी गई थी। इसका उल्लेख कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र से भी प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? ऑप्शन है अग्रहारिक, युक्त, प्रादेशिक या रज्जुक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अग्रहारिक मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। वहीं अगर बात की जाए युक्त की, तो युक्त ये जिले के अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूल करते थे। और प्रादेशिक की बात की जाए तो प्रादेशिक या मंडल का प्रधान अधिकारी था, या वर्तमान में संभागीय आयुक्त की तरह था। इसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता था। और रज्जुक की बात की जाए, जैसे कि हमने पहले प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया, ये पहले केवल राजस्व विभाग का ही कार्य करते थे, किंतु बाद में उन्हें न्यायिक अधिकार भी प्राप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था? ऑप्शन है हर्षवर्धन ने, अशोक ने, गौतम बुद्ध ने या कनिष्क ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है जो शक्ति का प्रतीक है। इसी प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। यह स्तंभ मौर्य युगीन वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। वहीं बात की जाए तो मौर्यकालीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? ऑप्शन है अमरावती, भरहूत, सांची या सारनाथ। तो सर्वश्रेष्ठ स्तूप हम मानते हैं सांची को, ऑप्शन नंबर सी। तो स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सांची जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व था। जबकि वहीं भरूच की बात की जाए तो भरूच का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। सांची और भरूच के स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी।
अमरावती, अमरावती का जो स्तूप है वो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में स्तूप का पता लगाया था। वहीं सारनाथ, सारनाथ का धमेक स्तूप गुप्तकालीन है जो बिना अनुष्ठान के समतल भूमि पर बनाए गए। यहाँ पर पूछा गया है कि सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? बिंबिसार, अशोक, हर्षवर्धन या पुष्यमित्र? तो अशोक इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। ऑप्शन है काकड़ाम, वेत्रवती, विष्णुनगरी या दशपुर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काकड़ाम। तो इसका दूसरा नाम, प्राचीन नाम काकड़ाम भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची टू से सम्मिलित करना है। यहाँ पर सूची फर्स्ट में आपको स्थान दिए गए हैं और उसको सेकंड स्मारक से आपको सम्मिलित करना है। सबसे पहले बात की जाए, यहाँ पर दिया है कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ और श्रावस्ती। इस स्थान को स्मारक से सम्मिलित करना है। कौशाम्बी की बात की जाए तो कौशाम्बी का स्मारक क्या है? कौशाम्बी का सही मिलान है घोषिताराम मठ, ए का 2। कुशीनगर की बात की जाए तो कुशीनगर का स्मारक है रानाभर, जो कि है 3। वहीं अगर सारनाथ की बात की जाए, सारनाथ का धमेक स्तूप, सी का 1 और श्रावस्ती का सहेत महित। तो यहाँ पर ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। तीर्थ यात्रा के समय अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? गया, कपिलवस्तु, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ, श्रावस्ती। दिए गए स्थानों से आपको बताना है किस स्थानों पर गए और किस तीर्थ यात्रा के समय अशोक, तो उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया। तो इन दिए गए स्थानों के अकॉर्डिंग, तो अगर बात की जाए तो अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने विहार यात्रा को रोक दिया, उनके स्थान पर वे धर्म यात्राएं करने लगे। महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों में राज्याभिषेक के 10 वर्ष के बाद 8वां शिलालेख बोध गया तथा 20 वर्ष बाद रुम्मिन अभिलेख गया तथा उनकी पूजा की। इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक अशोका द बुद्धिस्ट एम्परर ऑफ इंडिया के 7वें अध्याय द इंडियन लीजेंड ऑफ अशोका में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर अशोक की धम्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार दिया है। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया लुम्बिनी 4, देन कपिलवस्तु, फिर बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। तो इन दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई है? ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? ऑप्शन है कालसी, गिरनार, शाहबाजगढ़ या मेरठ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शाहबाजगढ़ी। अगला प्रश्न है, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? ऑप्शन है पाली, संस्कृत, प्राकृत या ब्राह्मी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? ऑप्शन है पत्थर की पट्टियों पर, मुहरों पर, स्तंभों पर या सिक्कों पर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पत्थर की पट्टियों पर। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों शिलालेखों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान सर जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो बुहलर, रॉबर्ट सेबेल, जेम्स प्रिंसेप या कॉड्रिगटन। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों को, फिर सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर जेम्स प्रिंसेप आंसर। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ए कनिंगम, ए एच दानी, व्हीलर या जेम्स प्रिंसेप। तो सेम क्वेश्चन ही है, यहाँ पर जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था।
अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेखों, सिमिलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले डिसाइफर किसने किया? जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि में, आर्मयिक लिपि में, देवनागरी लिपि में या खरोष्ठी लिपि में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, खरोष्ठी लिपि में। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में खरोष्ठी लिपि में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। दो अभिलेखों शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी नाम पर खरोष्ठी है। वहीं शरेकुना की लिपि आर्मेक एवं यूनानी है। तो यहाँ पर पूछा गया है पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भारत में अशोक के शिलालेख खरोष्ठी लिपि में। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है। ऑप्शन है नागार्जुन कोंडा, अनुराधापुर या ब्रह्मगिरी या मास्की। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुराधापुर। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? ऑप्शन है ब्राह्मी, दंडनागरी या शारदा या खरोष्ठी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, खरोष्ठी। तो प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय प्रिंसेप 1835 ईस्वी, ग्रोटेफेंड 1836 ईस्वी, लेसन 1838 ईस्वी, इन सभी विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। तो ऑप्शन नंबर डी, खरोष्ठी लिपि इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जैसा कि अभी डिस्कस किया, खरोष्ठी। अगला प्रश्न अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है। ऑप्शन है चक्रवर्ती, धर्मवेद, धर्मकीर्ति या प्रियदर्शी। तो जैसा कि हमने कई बार डिस्कस किया, प्रियदर्शी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र रूप से देवनम प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी, प्रियदर्शी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अपने शिलालेखों में अशोक ने सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? सेम क्वेश्चन है यहाँ पर, ये प्रियदर्शी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? ऑप्शन है इन पर बढ़िया पॉलिश है या अखंड है, स्तंभों का शेफ्ट शुंडाकार है या स्थापत्य संरचना के भाग हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको गलत वाक्य बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। यहाँ पर अशोक के प्रस्तर स्तंभ स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है, ये पृथक रचनाएं हैं। तो यहाँ पर ये ए बी सी सही है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कुछ उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक उल्लेखित है। तो ऑप्शन है कंगनहल्ली, सांची, शाहबाजगढ़ी या सोगौरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, कंगनहल्ली। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में भीमा नदी किनारे कंगनहल्ली में बौद्ध स्तूप है। यहाँ सम्राट अशोक का रानी के साथ प्रस्तर पर रूप चित्र उत्कीर्ण किया गया है, जिसके नीचे रानियों अशोक, राजा अशोक लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है कालसी, रुमिंदेई, विशिष्ट कलिंग राजादेश या मास्की। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मास्की। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। इनके अभी तक 40 से भी अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। मास्की, गुर्जरा, नेतूर एवं उडेगोलम के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम भी मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है, मास्की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? भाब्रू अभिलेख, 13वां शिलालेख, रुमिंदेई स्तंभ अभिलेख या मास्की का लघु शिलालेख। सेम क्वेश्चन है, मास्की का लघु शिलालेख इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? गुर्जरा में, अहरौरा में, ब्रह्मगिरी में या सारनाथ में। तो ऑप्शन नंबर एक, गुर्जरा में इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक का रुमिंदेई स्तंभ संबंधित है। ऑप्शन है बुद्ध के जन्म से, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, बुद्ध के प्रथम उपदेश या बुद्ध के शरीर त्याग से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध के जन्म से।
तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी यात्रा की थी। अतः वहाँ एक शिलालेख रुम्मिनदेई लघु स्तंभ शिलालेख का स्थापना की थी। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का भोग कर माफ कर दिया गया था और भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है वह कहाँ स्थित है? ऑप्शन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, राजस्थान के जयपुर जिले में या बिहार के चंपारण जिले में। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। तो अशोक का नामोल्लेख करने वाला गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ऑप्शन है मास्की का लघु स्तंभ, रुम्मिनदेई स्तंभ, क्वीन स्तंभ या भाब्रू स्तंभ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भाब्रू स्तंभ। तो भाब्रू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालसी प्रसिद्ध है। ऑप्शन है बौद्ध चैत्यों हेतु, फारसी सिक्कों के कारण, अशोक के शिलालेख के कारण या गुप्तकालीन मंदिरों हेतु। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अशोक के शिलालेख के कारण। कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है, यहाँ से अशोक के शिलालेख मिला है, इसलिए कालसी का एक ऐतिहासिक महत्व है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिलती थी। ऑप्शन है नैनीताल, पौड़ी, टिहरी या कालसी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कालसी में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति मिलती थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऑप्शंस हैं, आपको यहाँ पर शिलालेखों के स्थान किस राज्य में यहाँ पर उचित मिलान करना है। फर्स्ट बात की जाए धौली, एरगुड़ी, जौगढ़, कालसी, तो यहाँ पर उचित मिलान करना है। तो बात की जाए धौली उड़ीसा राज्य में है जो कि सही है। एरगुड़ी आंध्र प्रदेश में है, ये भी करेक्ट है। जौगढ़ की बात की जाए तो जौगढ़ उड़ीसा में है, ये उचित मिलान नहीं है। वही कालसी की बात की जाए तो कालसी उत्तराखंड में, जैसा कि हमने डिस्कस किया। तो फर्स्ट और सेकंड धौली एरगुड़ी यहाँ पर सही युग्म है। तो 2 युग्म यहाँ पर सही हैं और 2 युग्म यहाँ पर गलत हैं। तो 1 और 2 सही है, तो केवल 2 युग्म यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है। ऑप्शन है 12वां शिलालेख, द्वितीय शिलालेख, 11वां शिलालेख या 13वां शिलालेख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 12वां शिलालेख। अशोक का 12वां शिलालेख कहता है कि सभी संप्रदायों के सार तत्व में वृद्धि, क्योंकि सबका मूल संयमी है, हमें सभी संप्रदायों को आदर करना चाहिए। अतः इससे स्पष्ट होता है कि 12वें शिलालेख से धार्मिक संश्लेषण या समन्वय के बारे में प्रमाण मिलता है। अगला प्रश्न है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। ऑप्शन है शिलालेख 1, शिलालेख 2, शिलालेख 12 या शिलालेख 13। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, शिलालेख 13। अगला प्रश्न है कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। ऑप्शन है 13वें शिलालेख द्वारा, रुम्मिनदेई स्तंभ लेख द्वारा, ह्वेनसांग के विवरण द्वारा या प्रथम लघु शिलालेख द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 13वें शिलालेख द्वारा कलिंग युद्ध का विवरण हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है। ऑप्शन है मास्की अभिलेख, शूद्र दमन अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख या हाथी गुम्फा अभिलेख। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हाथी गुम्फा अभिलेख। तो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में नंद राजा द्वारा कलिंग विजय कर यहाँ से ले जाई गई जिन प्रतिमा को खारवेल द्वारा वापस लाने का उल्लेख मिलता है। अशोक की वही बात की जाए अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें वराह शिलालेख से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हाथी गुम्फा शिलालेख से कलिंग विजय का वर्णन है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है। ऑप्शन है शिलालेख नंबर 13 या 12, 8 या भाब्रू लघु शिलालेख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शिलालेख 12। तो अशोक के दीर्घ शिलालेख 12 में सभी संप्रदायों के साथ की वृद्धि होने की कामना की गई है तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय बताए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया कि कोई भी व्यक्ति
जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। तो आपको बताना है किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया, वो कौन सा शासक है। ऑप्शन है अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या कृष्णदेवराय। प्रश्न का सही आंसर है अशोक। अगला प्रश्न है अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित हैं। फर्स्ट और 10th शिलालेख, फर्स्ट और 11th शिलालेख, सेकंड और 30th शिलालेख है, सेकंड और 40th शिलालेख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अशोक के दूसरे शिलालेख में दक्षिण भारतीय एवं 13वें शिलालेख में संगम राज्य चोल, पांड्य, सतीपुत्र एवं केलपुत्र सहित श्रीलंका की सूचना, जबकि 13वें शिलालेख में चोल, पांड्य एवं ताम्रपड़ी का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी 2 और 30th शिलालेख इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है। ऑप्शन है चोल, पांड्य, सतीपुत्र या सातवाहन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सातवाहन दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है। अगला प्रश्न है टॉलेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राज ने संबंध थे, कहाँ का शासक था। ऑप्शन है साइरोन, मिस्र, मकदूनिया या सीरिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मिस्र। तो टॉलेमी फिलाडेल्फस के जो कि मिस्र के शासक थे, इसका अशोक के राज में संबंध थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अशोक का समकालीन तुर्मेक कहाँ का राजा था। ऑप्शन है मिस्र, कोरिंथ, मैसिडोनिया या सीरिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मिस्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। ऑप्शन है चोल, गुप्त, मौर्य या पल्लव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मौर्य। अगला प्रश्न है अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है। ऑप्शन है राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता या उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न की बात की जाए, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक, क्योंकि अशोक धम्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देते हैं कि कम पाप करना, कल्याण करना, दयादान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता एवं साधुता बनाए रखना। तो यहाँ 7वें शिलालेख और दूसरे शिलालेख से अशोक ने शिक्षा दी। इस प्रकार अशोक धर्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता निहित है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक से अधिक इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है। ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर की थी। ऑप्शन है शिला अभिलेख फर्स्ट, स्तंभ अभिलेख 5th, स्तंभ शिला अभिलेख 9 और शिला अभिलेख 11। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्तंभ अभिलेख 5। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। ऑप्शन है सोहगौरा ताम्रपत्र, अशोका रोमिनदेही स्तंभ अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति या चंद्रिका महरौली स्तंभ शिलालेख। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सोहगौरा ताम्रपत्र। तो गोरखपुर जिले से प्राप्त सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख और बोगरा जिले जो कि बांग्लादेश में स्थित है वहां से प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोक कालीन प्राकृत भाषा में हुई और इन्हें ईसा पूर्व 3री सदी की ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। यह अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में है और इस अकाल की पुष्टि जैन स्रोतों से होती है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सोहगौरा ताम्रपत्र। अगला प्रश्न यहाँ पर असर्शन रीजन कथन या कारण से है। कथन है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। वहीं कारण दिया गया है कि कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही हैं। साथ ही साथ जो कारण है, रीजन है, वो असर्शन का सही स्पष्टीकरण करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। तो अगर बात की जाए तो अशोक ने
अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी और उसे मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया था। दक्षिण के साथ सीधे संपर्क के लिए समुद्री तथा स्थल मार्गों पर मौर्यों का नियंत्रण आवश्यक था, जो कि रीजन में मेंशन है। यदि कलिंग स्वतंत्र देश रहता तो समुद्री और स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में भारी रुकावट आ पड़ सकती थी, इसलिए कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाना आवश्यक था। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बात की जाए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 89 कथन कारण। कथन है मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। कारण कहा गया है भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। तो यहाँ पर असर्शन की बात की जाए, कथन की बात की जाए तो मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था, तो ये असर्शन सही है, लेकिन यहाँ पर रीजन गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ऑप्शन है अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, हेमू। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज दूत था। ऑप्शन सेल्यूकस का, सिकंदर का, डेरियस का या यूनानियों का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज सेल्यूकस का दूत था। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? ऑप्शन है अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या कुमारगुप्त। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ऑप्शन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेखों में, पुराणों में, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि डिटेल डिस्कशन हमने किया था कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो 7 श्रेणियां क्या क्या थी? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं सभासद। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 94 मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? सेम क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी 7 इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी, दास्ता प्रथा नहीं थी? ऑप्शन है अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, मेगास्थनीज की इंडिका या वायु पुराण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज की इंडिका में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी। अगला प्रश्न है मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है। सेम क्वेश्चन है यहाँ पर, तो मेगास्थनीज की इंडिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए, चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? ऑप्शन है मृत्युदंड, सामानों की कुर्की या जब्ती, कारावास या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मृत्युदंड। तो करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था मौर्य काल में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? ऑप्शन है दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका या अशोक शिलालेख। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? ऑप्शन है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस या अशोक का अभिलेख। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज की इंडिका। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो जैसे कि कई बार हमने डिस्कस किया इंडिका मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक है। अगला प्रश्न है इंडिका का मूल लेखक कौन था? मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? ऑप्शन है नाप तौल के बाटों का निरीक्षण, वस्तुओं की कीमतें निर्धारित करना, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण या शिल्पकारों का संरक्षण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। अगला क्वेश्चन है मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया। ऑप्शन है संस्कृति, कला व साहित्य का, सोने के सिक्के, प्रांतीय विभाजन या हिंदुकुश तथा तक साम्राज्य। तो यहाँ पर संस्कृति, कला व साहित्य, प्रांतीय विभाजन, हिंदुकुश तक साम्राज्य। ए सी डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी पे हम जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भाग एवं बलि थे। ऑप्शन है सैनिक विभाग, राजस्व के स्रोत, धार्मिक अनुष्ठान,
प्रशासनिक विभाग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्व के स्रोत। भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था और भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का अधिकारी था। इस कर को भाग कहते थे। इसी प्रकार बलि भी राजस्व का एक प्रमुख स्रोत था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? ऑप्शन है अग्रोनोमई, शुल्काध्यक्ष, सीताध्यक्ष या अक्राध्यक्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सीताध्यक्ष। और मौर्य काल में सीताध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष था, वही भूमि कर वसूलने का कार्य करता था। जबकि बात की जाए अग्रोनोमई, तो एग्रोनोमई जिले के अधिकारियों को कहा जाता था। शुल्काध्यक्ष विभिन्न प्रकार के व्यवसाय एवं व्यापार कर वसूलता था। तथा अक्राध्यक्ष खानों का नियंत्रण करता था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमसे पूछा गया है भूमि कर, तो ऑप्शन नंबर सी, सीताध्यक्ष इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? ऑप्शन से एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राज की भूमि से प्राप्त है या ऊसर भूमि। तो ऑप्शन नंबर सी, राज की भूमि से प्राप्त है इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित थे? ऑप्शन समाहर्ता, व्यवहारिका, अंतपाल या प्रदेष्टा। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, समाहर्ता। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? ऑप्शन से पौतवाध्यक्ष, पन्याध्यक्ष, सीताध्यक्ष या सूनाध्यक्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पौतवाध्यक्ष। मौर्य युगीन अधिकारी पौतवाध्यक्ष तौल माप दैट इज वेट एंड मेजरमेंट का प्रभारी या पन्याध्यक्ष की बात की जाए तो पन्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग, और सूनाध्यक्ष की बात की जाए तो सूनाध्यक्ष बूचड़ खाने के प्रभारी थे। तो इस प्रश्न का हमसे पूछा गया है तौल माप का प्रभारी, ऑप्शन नंबर ए, पौतवाध्यक्ष इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न 111, मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन से माप और तौल, प्रशासन संबंध, मार्ग निर्माण या राजस्व प्रबंधन। तो ऑप्शन नंबर सी, मार्ग निर्माण इस प्रश्न का सही उत्तर है। मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी राजस्व का संग्रह, सिंचाई सुविधाओं का पर्यवेक्षक, न्यायिक प्रशासन और भूमि की माप, सड़कों पर 10 स्टेडिया की दूरी पर पत्थर लगवाना और सड़कों का रखरखाव से संबंधित था। इस तरह मार्ग निर्माण तथा उसका प्रमुख कार्य प्रतीत होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 112, पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया गया जुर्माना था? ऑप्शन से पीने के पानी को गंदा करने पर, या सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, कूड़ा फेंकने पर, या मंदिर को गंदा करने पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। तो पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन में सड़क पर जल और कीचड़ इकट्ठा करने या कीचड़ फेंकने के कारण लिए जाने वाला जुर्माना था। अगला प्रश्न है, यहाँ पर सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित करना है। अधिकारी या उन्होंने उसके कार्यों से, तलार, पट्टकोल, सहसाधिपति या बलाधिप। सबसे पहले तलार को देखते हैं। तलार का कार्य क्या होता था? तो यहाँ पर तलार का कार्य होता था रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी। ए का 3। पट्टकोल की बात की जाए तो पट्टकोल ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी था। बी का 4। सहसाधिपति की बात की जाए तो सहसाधिपति इस नाम से थोड़ा स्पष्ट होता है कि चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी सहसाधिपति, यहाँ पर आपको याद रखना है। बलाधिप चुंगी का सुरक्षक। तो यहाँ पर ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? ऑप्शन है वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या उज्जैन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे? कौन कौन से न्यायालय अस्तित्व में थे आपको बताना है। धर्म महापात, महामात्र, धर्मस्थीय, राज्योग या कंटक शोधन। तो यहाँ पर बताना है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो धर्मस्थीय एवं कंटक शोधन 2 और 4 इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के थे। पहला था धर्मस्थीय और दूसरा था कंटक शोधन। तो 2 और 4 ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशियों, इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? ऑप्शन है श्रमण, परिव्राजक, अग्रहारिक या मागध। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मागध। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशियों, इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करने का व्यवसाय मागध एवं सूत वर्गों का था। यहाँ पर मागध वर्ग दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? ऑप्शन है कुषाणों ने, द्रविड़ों ने, आर्यों ने या मौर्यों ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, द्रविड़ों ने। तो गांवों के शासनकाल को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात द्रविड़ों चोल ने किया था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? ऑप्शन है कामसूत्र, मानव धर्मशास्त्र, शुक्र नीतिसार या अर्थशास्त्र। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। इसी प्रकार पत्नी के व्यभिचारिणी होने या बंध्या होने जैसी दशाओं में पति उसका त्याग कर सकने का अधिकारी था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने पुनर्विवाह वर्जित है? ऑप्शन है जातक, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य या अर्थशास्त्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित है। मनुस्मृति के 38वें खंड में स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे पुनर्विवाह करने की अनुमति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। ऑप्शन है क्षत्रियों का, व्रात्य क्षत्रियों का, वैश्यों का या शूद्रों का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, व्रात्य क्षत्रियों का। तो विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा व्रात्य क्षत्रिय का सामाजिक स्तर दिया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए? फाहियान, इत्सिंग, मेगास्थनीज, हेनसांग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, आपको यहाँ पर कालानुक्रम सही क्रोनोलॉजी बतानी है, कौन पहले आया। तो सबसे पहले यहाँ पर बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पर यूनानी शासक सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को नामक अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, थर्ड। उसके बाद बात की जाए तो चीनी यात्री फाहियान जो कि चंद्रगुप्त टू के समय भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें चीनी यात्री हेनसांग जो कि हर्षवर्धन के समय भारत आए, और सिंह 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ईस्वी में भारत आया चीनी यात्री था। तो यहाँ पर सही ऑर्डर है 3142, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। चंद्रगुप्त का सही मिलान है सेंड्रोकोट्स, बिंदुसार का सही मिलान है अमित्रघात, अशोक का सही मिलान है प्रियदर्शी, कई बार हमने डिस्कस किया, सॉरी विष्णुगुप्त नहीं है, और चाणक्य का विष्णुगुप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो ये हमने डिस्कस किया था, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। ऑप्शन है जालौक, अवंती वर्मा, नंदीवर्धन या बृहदत्त। प्रश्न का सही उत्तर क्या है? प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बृहदत्त। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त था। बृहदत्त की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र के द्वारा की गई थी। पुष्यमित्र ने 184 ईसा पूर्व में इसकी हत्या की थी, उसके बाद शुंग साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताना इन कथनों में से कौन सा कथन सही है। 3 कथन दिए गए हैं। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जो कि सही है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की और उसने राज सिंहासन हथिया ला, ये भी सही है। आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पदवंचित किया था। यहाँ पर तीनों ही कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में पड़यम था। ऑप्शन से आपातकालीन कर, प्रेम विवाह, भूमि अनुदान या भूमि कर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मौर्य काल में प्रलय एक आपातकालीन कर था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ईस्वी सन के पूर्वी कुछ शताब्दियों में निम्न में से किस शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान आकर्षित किया? तो बताना है किसने जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या रुद्रदमन।
तो इन चारों में से आपको बताना है सही उत्तर क्या है। तो बात की जाए यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, तो ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर है 2 और 3। अगला प्रश्न है जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह कौन था। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदमन या स्कंदगुप्त। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन है गौतमीपुत्र सातकर्णी की नासिक प्रशस्ति या महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख या स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है। ऑप्शन है महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, गौतमीपुत्र सातकर्णी से संबंधित नासिक प्रशस्ति, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख या अपरिक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है बराबरी पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। ऑप्शन है बराबरी पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, कई अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, यह अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है बताना। यहाँ पर ए बी सी तीनों ही सही है, डी गलत है, तो ये डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है। ऑप्शन है झींक का नगरा, नोहग्राम, वेसनगर या परखम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी परखम। तो मथुरा की मूर्ति कला का प्रादुर्भाव यहाँ की लोक कला के माध्यम से हुआ था। लोक कला के से संबंधित ये मूर्तियां यक्षों की हैं। साथ ही साथ यक्ष पूजा तत्कालीन लोक धर्म का एक अभिन्न अंग था। यहाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण परखम नामक ग्राम से मणिभद्र यक्ष की मूर्ति, इसका संबंध मौर्य काल से है। यह मथुरा से प्राप्त या यक्ष प्रतिमा भारतीय कला जगत में परखम यक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस वजह से प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन से एक में सही सुमेलित है बताना है। लोथल एंशिएंट डॉकयार्ड, सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, राजगिरी लॉइन कैपिटल ऑफ अशोक या नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। यहाँ बताना है कौन से सही हैं। तो यहाँ बात की जाए फर्स्ट लोथल एंशिएंट डॉकयार्ड जो कि करेक्ट है। सेकंड सारनाथ की बात की जाए तो ये भी आपका करेक्ट है। राजगिरी लॉइन कैपिटल ऑफ अशोक ये यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर 1, 2 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो ये थी मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी और उनसे पूछे गए प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।